So now I am continuing with section 21, chapter 3, power of courts. Courts by which offences are triable. Subject to other provisions of the Sanhita, clause A says, any offence under BNS may be tried by कौन ट्राई कर सकता है भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंसेस को, या तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंसेस शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल. जब हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे थे तो हमारे बेर के नीचे लिखा हुआ था कि ये वाला ऑफेंस ट्राइबल बाय JMFC है, ये ऑफेंस ट्राइबल बाय सेशन जज है, तो उसके एज पर द कोर्ट्स विल प्रोसीड प्रोवाइडेड दैट कोई भी रेप या उसके रिलेटेड, जैसे कि रेप की बहुत तरह तरह की फॉर्म्स हैं, बाय रिपीट ऑफेंडर, गैंग रेप, तो वो वाले जो सेक्शंस होंगे 64 से 71 तक वो प्रिसाइड ओवर होना चाहिए वुमेन जज के द्वारा. ठीक है, कि रेप के केसेस को जो ट्राई करेगी कोर्ट वो वुमेन होनी चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की. हाँ, अगर वुमेन जज नहीं अवेलेबल तो फिर जज मैन भी हो सकता है. Clause B. Any offence under any other law shall, when any court is mentioned in this behalf, in such law, be tried by such court, and when no court is so mentioned, may be tried by. कहता है कि कोई भी ऑफेंस किसी और भी लॉ के द्वारा जब कोई भी कोर्ट मेंशन की गई है इसके बिहाफ पर, इन सच्चा लॉ, वो ट्राई की जाएगी उस कोर्ट के द्वारा, और जो जब कोर्ट नहीं मेंशन करी तो वो ट्राई की जा सकती है हाई कोर्ट या एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल. उसकी ट्राइबिलिटी उस एक्ट में जब जैसे बताई जाएगी उसके एज पर उसको प्रोसीड किया जाएगा. सेक्शन 22. सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेस में पास. हाई कोर्ट और सेशन जजेस के पास क्या पावर है, कितनी हद तक का वो सेंटेंस कर सकती है. हाई कोर्ट के पास किसी भी तरह का सेंटेंस करने की पावर है. सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास पावर है हर ऑफेंस की हर सजा देने की, बट जब वो सजाए मौत देंगे तो सेंटेंस ऑफ डेथ शैल बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट. सेक्शन 23. सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट में पास. अब मैजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है, CJM के पास पावर है कि कोई भी वो पास कर सकता है सेंटेंस, एक्सेप्ट सजाए मौत नहीं दे सकता, उम्र कैद नहीं दे सकता, या ऐसी कोई सजा नहीं दे सकता जिसमें 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट वो दे दे, यानी कि 7 साल की हद तक CJM दे सकता है. JMSC दे सकता है 3 साल की हद तक, और फाइन 50,000 से ज़्यादा वो नहीं लगा सकता, या ये दोनों की सज़ा दे सकता है, या फिर वो कम्युनिटी सर्विस की दे सकता है, जैसे कि गरीबों में खाना बांटो, ये करो वो करो, पेड़ लगाओ, तो ये कम्युनिटी सर्विस की नहीं है, ये रेफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस से आई है ये वाली पनिशमेंट. JM2C 1 साल की हद तक दे सकता है, फाइन लगा सकता है 10,000 तक. और कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन, वो वर्क जो may order a convict to perform as a form of punishment that benefits the community. कम्युनिटी की सर्विस, जिनकी समाज की सेवा. सेक्शन 24. सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन. अगर फाइन नहीं भरा तो सेंटेंस किस तरीके से लगेगा. अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इज एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, प्रोवाइडेड दैट. कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि अगर पेमेंट नहीं करी फाइन की तो आपको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करी. प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइज हैं इसके दो, वो जो सजा है शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23. पिछले सेक्शन में जो पावर्स बताई मजिस्ट्रेट की उसको पार ना कर जाए, इतनी नहीं हो सकती डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की सजा. और शैल नॉट व्हेन इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज अ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच मजिस्ट्रेट इज. कहते कि जिन केसेस में ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट दी गई है, जैसे 1.5 साल की सजा और साथ में 10,000 फाइन, तो 10,000 फाइन अगर उसने नहीं दिया तो उसकी जो पूरी कैपेबिलिटी है मजिस्ट्रेट की, उसकी 1/4 से ज़्यादा की वो सज़ा नहीं दे सकता. यानी कि एक मजिस्ट्रेट जैसे 3 साल की दे सकता है, यानी कि इतने हो गए 36 महीने, डिवाइडेड बाय 4 हो गए 9 महीने, तो वो 9 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, which the magistrate is competent to inflict as a punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of the fine. कहता है कि shall not, where imprisonment has been awarded as a payment of as a part of substantive of sentence, shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as a punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of the payment of fine. कहता है कि जितनी उसके पास कॉम्पिटेंसी है देने की, otherwise than as imprisonment in default of the payment of fine. The imprisonment awarded under this section may be in addition to the substantive sentence of imprisonment for maximum term awardable by the. कहता है कि जो imprisonment दी है ना इस सेक्शन में, वो substantive sentence के लिए जो दी गई है may be in addition to the substantive
sentence of imprisonment for maximum term awardable by the magistrate under section 23. तो क्लॉज ए और सबसेक्शन 2 में डिफरेंस ये है कि क्लॉज ए में वो कह रहा है कि जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की सज़ा है वो उसकी पावर से अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी वो दे सकता है। और सबसेक्शन 2 में बात कर रहा है कि जितने भी वो सज़ा देगा वो इन एडिशन दे सकता है। ठीक है, जैसे 1.5 साल की उसने ऑलरेडी दी थी, अब 6 महीने की और दे दी तो वो इन एडिशन दे सकता है। Section 25. Sentence in cases of conviction of several offences at one trial. When a person is convicted at one trial of 2 or more offences, the court may, subject to the provisions of so and so, sentence him for such offences to the several punishments prescribed thereof, which such court is competent to inflict, and the court shall, considering the gravity of offences, order such punishments to run consecutively or concurrently. कहता है कि वो ऑर्डर कर सकती है कि वो पनिशमेंट या तो कंकरेंटली चले या कंसेक्यूटिवली चले। तो ये कोर्ट के पास पावर है कि अगर 4 ऑफेंसेस थे उनमें थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने दी तो वो कंसेक्यूटिवली भी चला सकती है या कॉन्करेंटली भी चला सकती है, यानी कि कट्ठे भी, एक में 6 महीने दे दी, एक में साल दे दी, एक में 1.5 साल दे दी, तो वो कॉन्करेंटली इकट्ठे भी चल सकते हैं सेंटेंसेस, या पहले 1.5 साल की खत्म होगी फिर 6 महीने की फिर साल की, ऐसे कंसेक्यूटिवली भी वो ऑर्डर कर सकता है। In cases consecutive sentences, it shall not be necessary for the court, by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence, to send the offender for the trial before a higher court. कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने consecutively दी हैं sentences तो उसकी एग्रीगेट पनिशमेंट, उसकी कंपिटेंट पनिशमेंट जो 3 साल की दे सकता है मजिस्ट्रेट, उससे ज़्यादा बढ़ रही है एग्रीगेट पनिशमेंट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सारा केस ट्रायल के लिए हायर कोर्ट में भेजना पड़ेगा सेशन के पास। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट किसी भी हाल में 20 साल से ज़्यादा एग्रीगेट पनिशमेंट कंसेक्यूटिव फॉर्म में 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब अलग अलग सेंटेंसेस की दे रहे हैं तो 20 साल की हद तक रुक जाओ। क्लॉज बी, एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज इन्फ्लिक्ट। अगर मजिस्ट्रेट के पास 3 साल देने की सजा है तो एग्रीगेट उसका इतना 6 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, 6 साल की हद तक ही वो मिक्स कर सकता। So section 3, the aggregate of consecutive sentences passed against him under this section shall be deemed to be, कहता है कि जब अपील डलेगी सेशन में, जब सज़ा होगी सपोज करो और हाई कोर्ट में अपील चल रही है, क्रिमिनल अपील, तो वो कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस के लिए जो सेंटेंस पार्ट पास हुआ है वो सिंगल सेंटेंस ही माना जाएगा, एग्रीगेट उसका सिंगल सेंटेंस ही माना जाएगा हायर कोर्ट में। सेक्शन 26, मोड ऑफ कॉन्फरिंग पावर, किसके पास है कॉन्फर पावर करने का इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पावर? हाई कोर्ट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास? हाई कोर्ट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास? इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है, आता होता बच्चे गलती कर देते हैं, हाई कोर्ट को गिनती में नहीं लेते, उनको लगता है शायद स्टेट गवर्नमेंट ही है। हाई कोर्ट के पास है, याद रखना, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कि बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय नेम, कोई ऑफिस देना उसको, क्लास ऑफ ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल टाइटल देना है, तो हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। कौन सी पावर आगे देने की? जो इस संहिता में पावर्स हैं वो वाली। एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट, कहाँ से इफेक्ट होगा ऑर्डर? जब वो नोटिफिकेशन आई, ऑप्शन आएगी, जब वो कम्युनिकेट हुआ, जब वो नॉलेज पहुंची। सही करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है कम्युनिकेट हुआ, इसलिए बार बार अंडरलाइन किया होगा। सेक्शन 27, पावर्स ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, पावर क्या? वो ऑफिसर जो अपॉइंट किए हैं स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट। व्हेनेवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, जिसको पावर वेस्ट की है हाई कोर्ट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, वो किसी भी लोकल एरिया के लिए अपॉइंट हुआ है तो अपॉइंटेड टू एन इक्वल और हायर ऑफिस ऑफ द सेम नेचर विद इन अ लाइक लोकल एरिया अंडर द सेम स्टेट गवर्नमेंट, ही शैल अनलेस द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज अदरवाइज डायरेक्ट्स एक्सरसाइज। वो पावर उसकी वो होगी जिस एरिया के लिए वो तैनात किया गया, उसी एरिया में वो वही पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो उसको दी गई हैं अपॉइंटमेंट के टाइम पे। विड्रॉल ऑफ पावर्स में ये है कि हाई कोर्ट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने जो दी हैं वो विड्रॉ कर सकती हैं। ठीक है, किसी भी बंदे पे या किसी ऑफिसर सबऑर्डिनेट। सब सेक्शन 2, सीजीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो देगा पावर्स, वो रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट से छीन सकता है, जो वो खुद देगा। कहने का मतलब है कि किसी भी पर्सन से छीन सकते हो या एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट से छीन सकते हो, बराबर के या ऊपर वाले से की नहीं छीन सकती हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 29, पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एक्सरसाइजेबल बाय द सक्सेसर इन ऑफिस।
कहता कि एक जज जब चला गया या मजिस्ट्रेट चला गया, उसके बाद सक्सेसर जो आया वो एक्सरसाइज करेगा वो पावर्स को। सबसेक्शन 1 कहता। सबसेक्शन 2 कहता कि जब ये डाउट हो रहा है कि सक्सेसर कौन है, तो सेशन जज डिटरमाइन करेगा कि सक्सेसर कौन है। सबसेक्शन 3, जब ये डाउट हो रहा है कि सीजीएम या डीएम के ऑफिस में, जब ये डाउट हो रहा है कि किसी भी मैजिस्ट्रेट का सक्सेसर कौन है, तो वो डिटरमाइन करेगा डीएम या सीजीएम। चैप्टर 4, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू मजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस। सेक्शन 30, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। Superior police officer superior in rank to an officer in charge of a police station may exercise the same power throughout the local area। जैसे कि एक एसएचओ है, उसके थाने का सो एरिया है, एक डीएसपी है, उसके नीचे 4 थाने आ रहे हैं, तो डीएसपी चारों थानों के एसएचओ की भी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि वो चारों इलाके उसके अंडर आते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।